नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं भील जनजाति की दुनिया में। जी हाँ। हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके जरिए हम भील समुदाय की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उनकी परंपराएं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देते बल्कि एक जीती जागती संस्कृति की झलक दिखाते हैं। हाँ, हमारा मकसद यही है कि उनकी सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, कला, भाषा, त्योहार, मतलब जो भी पहलू उनके जीवन को खास बनाते हैं उन पर बात करें। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये समुदाय अपनी परंपराओं को निभाता है, अपने मसले सुलझाता है। सच कहूं तो इन स्रोतों में झांकना मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प अनुभव होने वाला है। बिल्कुल, ये हमें उनके नजरिए को समझने में मदद करेंगे, है ना? तो फिर चलिए उनकी सामाजिक संरचना से ही शुरू करें। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में एक खास प्रथा का जिक्र बार बार आता है, भान झगड़ा प्रथा। कहीं कहीं से टांटा या झगड़ा भी कहा गया है। ये क्या चीज है? हाँ, देखिए, भान झगड़ा जो है वो मूल रूप से समुदाय के अंदर ही मतलब विवाद सुलझाने की एक पारंपरिक न्याय प्रणाली है। अच्छा। खासकर भील आदिवासी इलाकों में ये देखने को मिलती है। इसमें होता यह है कि अगर कोई गलती हुई, कोई अपराध हुआ, तो जो दोषी पक्ष है उसको पीड़ित पक्ष को एक तय की हुई रकम देनी पड़ती है। एक तरह का सामाजिक दंड कह लीजिए या मुआवजा। और स्रोत बताते हैं कि ये रकम तो अच्छी खासी हो सकती है, 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात जो मुझे लगी वो ये कि ऐसे मामलों में अक्सर दोनों पक्ष पुलिस के पास नहीं जाते। हाँ, ऐसा क्यों? यही तो इस प्रथा का असली महत्व समझ आता है। देखिए, ये समुदाय की अपनी अंदरूनी न्याय व्यवस्था है। हो सकता है उन्हें जो बाहरी कानूनी प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल लगती हो, या खर्चीली, या शायद कम भरोसेमंद। हाँ, ये भी हो सकता है। तो भांजड़ला उन्हें एक रास्ता देता है कि वो अपने मामले अपनी शर्तों पर अपने बड़े बुजुर्गों की निगरानी में सुलझा लें। अच्छा। ये उनका अपना तरीका है सामाजिक संतुलन बनाए रखने का और रिश्तों को फिर से ठीक करने का। ये उनकी स्वायत्ता को भी दिखाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सामाजिक संरचना से आगे बढ़ें तो विवाह परंपराएं। स्रोतों में विधवा पुनर्विवाह यानी नात्रा का जिक्र है। हाँ, नात्रा प्रथा। ये समुदाय के बारे में क्या दिखाता है? देखिए, नात्रा का चलन तो निश्चित रूप से एक काफी प्रगतिशील सोच दिखाता है। ये दिखाता है कि समुदाय विधवाओं को समाज में दोबारा एक सम्मानजनक जगह देता है, उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देता है। ये कई दूसरे पारंपरिक समाजों के मुकाबले में तो काफी समावेशी नजरिया है। सही कहा। और शादी की रस्में जैसे हल्दी, पीठी, बाना बिठाना, इन सब का जिक्र है। इनमें क्या कुछ खास है? इनमें सबसे खास बात है समुदाय की भागीदारी। बहुत गहरी भागीदारी। अच्छा, कैसे? आप कोई भी रस्म देखिए, जैसे गांव का पुजारी हल्दी लगा रहा है, या दूल्हा दुल्हन नए कपड़े पहनकर बैठे हैं और औरतें गीत गा रही हैं, बाना बैठाना। हाँ। या फिर बांस और सलाई की लकड़ी से मंडप बन रहा है जिसे जामुन के पत्तों से ढका जाता है। ओ, जामुन के पत्ते। हाँ, तो हर चीज में पूरा गांव शामिल होता है और प्रकृति से जुड़ाव भी साफ दिखता है। एक रस्म पहरावनी का भी जिक्र है जिसमें मामा कपड़े लाता है जी, और फिर जोर शोर से बारात निकलती है, ढोल थाली बजते हैं। उसमें पावली नाम की शराब का भी जिक्र है। हाँ, उत्सव का माहौल होता है पूरा। और एक बहुत ही अनोखी रस्म है हाथी थेवड़ो। इसमें दूल्हा बांस के सामने तलवार पकड़कर फेरे लेता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, हाथी थेवड़ो जैसी जो रस्में हैं वो गहरे प्रतीकवाद से भरी होती हैं। तलवार शायद शक्ति का, सुरक्षा का प्रतीक हो। बांस उर्वरता या वंशवृद्धि का, कह नहीं सकते ठीक से, पर कुछ गहरा मतलब जरूर होता होगा। हाँ। ये रस्में सिर्फ रिवाज नहीं है, ये समुदाय के मूल्य, उनके विश्वास, उनके इतिहास को दर्शाती हैं। हर रस्म रिश्तों को मजबूत करती है और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती है। बिल्कुल। ये असल में दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों और पूरे समुदाय का मिलन होता है। विवाह से जुड़ी एक और व्यवस्था का जिक्र है, दापा प्रणाली। हाँ, वधु मूल्य या देज भी कहते हैं ऐसे। हाँ, दापा। ये खासकर झाबुआ, अलीराजपुर इलाके में प्रचलित है। इसमें लड़के वाले लड़की के पिता को पैसे या जानवर या अनाज देते हैं। ये थोड़ी जटिल लगती है प्रथा। हाँ, दापा के कई पहलू हैं। देखिए, एक तरफ तो इसे लड़की के परिवार के लिए एक तरह की क्षतिपूर्ति जैसा देखा जा सकता है, क्योंकि लड़की शादी के बाद अपना घर छोड़कर जा रही है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये वर पक्ष पर एक बड़ा आर्थिक बोझ भी डाल सकती है।
तो इसके सामाजिक आर्थिक मायने काफी गहरे हैं और वो समय के साथ बदलते भी रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि अक्टूबर 2016 में इसे खत्म करने के लिए साथीदार अभियान भी चला था। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि समुदाय के अंदर भी इन परंपराओं पर सोच विचार चल रहा है, मंथन हो रहा है। सही। समाज की इन परंपराओं और उनमें बदलाव की कोशिशों से जीवन के अगले पड़ाव पर आते हैं, मृत्यु से जुड़े रिवाज। यहाँ क्या खास देखने को मिलता है? भील समुदाय में मृत्यु के बाद दफनाने और दाह संस्कार दोनों ही तरीके अपनाए जाते हैं। अच्छा, दोनों? हाँ। स्रोत बताते हैं कि जिनकी मृत्यु बीमारी से होती है या मान लीजिए जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, उनका अक्सर दाह संस्कार करते हैं, जबकि बाकी मामलों में शायद दफनाने की प्रथा ज्यादा आम है। एक बहुत ही विशिष्ट चीज का जिक्र मिला, गाता। ये क्या होते हैं? गाता? हाँ, ये उन लोगों की याद में बनाए गए स्मारक स्तंभ या मूर्तियां होती हैं जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हुई हो। जैसे कोई दुर्घटना हो गई या हत्या या किसी जानवर के हमले से मौत हुई हो। इन्हें अक्सर सड़क के किनारे लगाते हैं। ओह! ये सिर्फ स्मारक नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी भी है, एक सबक और गुजरने वालों के लिए एक याद। समुदाय की सामूहिक स्मृति को बनाए रखने का ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और मृत्यु के बाद भी समुदाय का साथ बना रहता है, जैसे कोई रस्में? बिल्कुल। मृत्यु के तीसरे दिन सिरावना नाम का एक अनुष्ठान होता है। उसमें सामूहिक भोज कट्टा का आयोजन करते हैं। अच्छा। ये सब तरीके हैं जिनसे समुदाय दुख की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनता है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना करता है। जीवन और मृत्यु के इन रिवाजों के बाद चलिए अब भील कला और संस्कृति की रंगीन दुनिया में चलते हैं। गुदना कला का जिक्र है, मतलब टैटू बनवाना। इसे गुदवानो कहते हैं। हाँ, गुदना। और पारंपरिक रूप से ये काम गुदवाहिन नाम की महिलाएं करती हैं। अच्छा, महिलाएं करती हैं? जी। और ये गुदना सिर्फ शरीर को सजाने के लिए नहीं होता, इसमें पहचान छिपी है, समुदाय से जुड़ाव है और धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यताएं भी जुड़ी होती हैं। स्रोतों में कुछ आम डिजाइनों का जिक्र है, जैसे माथे पर स्वस्तिक, चांद, तारे या फिर आंखों के कोनों पर, गालों पर, ठोड़ी पर खास निशान। हाँ, कुछ आकृतियां भी बताई गई हैं, अंबज माता, कट्टर मोर, चितारा, छोसाली के दाने। क्या इन सब का कोई गहरा अर्थ होता है? निश्चित रूप से होता होगा। हर निशान, हर आकृति का अपना एक सांकेतिक मतलब होता होगा, जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही समझाया जाता रहा है। ये शरीर पर उकेरी गई एक कहानी जैसी है, जो व्यक्ति की पहचान, उसकी आस्था, समुदाय में उसके स्थान को दर्शाती है। ये सिर्फ कला नहीं, एक तरह की भाषा भी है। एक और बहुत प्रसिद्ध कला है पिथौरा चित्रकारी, खासकर झाबुआ इलाके की। इसे धार्मिक और अनुष्ठानिक बताया गया है। हाँ, पिथौरा चित्रकारी तो वाकई बहुत अनोखी है। ये सिर्फ दीवार पर बने चित्र नहीं है, ये एक पूरा अनुष्ठान है। अनुष्ठान? हाँ, ये घर की दीवारों पर, जिन्हें गोरे कहते हैं, खास मौकों पर बनाए जाते हैं। पहले घर की शुद्धि होती है, लिपाई जिसे कहते हैं, उसके बाद ये बनते हैं। और बनाता कौन है? कलाकार को लखंद्रा कहते हैं और वो इसे देवताओं को खुश करने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए बनाता है। इन चित्रों में घोड़े बहुत प्रमुखता से दिखाए जाते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये बाबा देव और इंद्र राजा जैसे देवताओं को भेंट के रूप में दर्शाए जाते हैं। हाँ, घोड़े। घोड़ों के अलावा हाथी, बाघ, पक्षी, पेड़, सूरज, चांद भी होते हैं। घोड़ों पर इतना जोर क्यों? घोड़े शक्ति, गति और दिव्यता का प्रतीक माने जाते हैं, शायद देवताओं तक पहुंचने का माध्यम। पिथौरा चित्रकला भील समुदाय की जो ब्रह्मांड की समझ है, उनकी आस्थाएं हैं, उनकी कल्पनाएं, उन सब का एक अद्भुत मिश्रण है। इसमें भील माता, भूरीबाई, मीरा फत्या जैसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं का भी चित्रण होता है। ये कला उनकी आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा खोलती है, सही मायने में। कला के क्षेत्र में कपड़ों पर की जाने वाली कारीगरी का भी जिक्र है। नीमच जिले के तारापुर गांव का नांदड़ा प्रिंट। जी हाँ, नांदड़ा प्रिंट ये मोम प्रतिरोधी ब्लॉक प्रिंटिंग की एक पारंपरिक तकनीक है। अच्छा, मोम का इस्तेमाल होता है इसमें? हाँ, इसकी खासियत इसके जटिल डिजाइन्स हैं और बनाने का तरीका। ये स्थानीय हस्तशिल्प और कला कौशल का एक बेहतरीन नमूना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और फिर झाबुआ और अलीराजपुर की पंजादरी का भी जिक्र है। भील बुनकर बनाते हैं इसे,
सीधी जिला भी मशहूर है इसके लिए। पंजादरिया हाथ से बुनी जाती हैं, अपनी मजबूती और पारंपरिक डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। इनकी पहचान अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बन रही है और इन्हें एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल करना ये स्थानीय कारीगरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, इससे उनकी कला और आजीविका दोनों को सहारा मिलेगा। बिल्कुल। कला का ये रंगीन संसार उनके उत्सवों और रोजमर्रा की जिंदगी में संगीत और नृत्य के जरिए भी झलकता है। भील नृत्यों की तो एक लंबी सूची मिली है। हाँ, नृत्य और संगीत तो भील जीवन का जैसे अभिन्न अंग है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये सामाजिक और धार्मिक मौकों का एक जरूरी हिस्सा है। ये समुदाय को एक साथ लाते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया बनते हैं और परंपराओं को जीवित रखते हैं। जैसे भगोरिया हाट में दोहर नृत्य होता है या होली के समय घैया नृत्य। जी। श्रावण और नवरात्रि में गरबी जैसा धार्मिक नृत्य भी है। एक दिलचस्प नृत्य नेजा का जिक्र है जो होली के बाद होता है। इसमें खंबे पर नारियल बांधते हैं और उसे उतारने की कोशिश होती है। हाँ, वो एक तरह का खेल जैसा भी होता है। और शादियों की तो बात ही अलग है। पुरुषों का हथीमाना नृत्य जिसमें वे घुटनों पर बैठकर तलवारें लहराते हैं। हाँ, वो तो बड़ा जोशीला लगता होगा। बिल्कुल। या फिर लठ मार साला जैसे मजाकिया नृत्य भी होते हैं। ये सब उत्सव के माहौल को और भी जीवंत बना देते हैं। हर नृत्य का अपना मौथा, अपना अंदाज, अपना महत्व है। और इन नृत्यों में जान डालते उनके पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, मांदल, थाली, ये तो आम है। लेकिन पावरी या पौवरी, एक तरह की बांसुरी। हाँ, पावरी। अलगोजा, कैंडी, खोंडराया जो बांस का बना होता है, ऐसे कुछ खास नाम भी मिले। ये वाद्य यंत्र उनकी संगीत की धड़कन है, समझिए। इनकी धुनें न सिर्फ नाचने वालों में जोश भरती है बल्कि पूरे वातावरण में एक खास ऊर्जा पैदा करती हैं। संगीत और नृत्य मिलकर भील संस्कृति की एक बहुत ही गतिशील और जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। अब जरा भाषा और साहित्य की बात कर लें। भीली भाषा, जिसे भील बोली, भगोरिया या भिलाला भी कहा जाता है, ये इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। जी हाँ। ये कहाँ बोली जाती है? भीले मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के जो भील समुदाय हैं वो बोलते हैं। अच्छा। इसकी कई बोलियां भी हैं, जैसे बरेली, पौरी, रथवी और वसावी काफी प्रमुख बोली है। और ये भी दिलचस्प है कि मालवा क्षेत्र में, खासकर धार, झाबुआ, रतलाम में भीली पर स्थानीय मालवी भाषा का भी असर दिखता है। हाँ, बिल्कुल। भाषा तो हमेशा विकसित होती रहती है, आसपास की भाषाओं से प्रभावित भी होती है। लिपि के बारे में स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर देवनागरी का इस्तेमाल होता है, पर कहीं-कहीं गुजराती लिपि के बदले हुए रूप भी मिलते हैं। जी। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1845 में भीली शब्द का इस्तेमाल किया था। ये एक ऐतिहासिक जानकारी है। लेकिन क्या भीली में लिखित साहित्य भी है? देखिए, लिखित साहित्य शायद उतना ज्यादा ना हो, लेकिन भीली की जो मौखिक परंपरा है वो बेहद समृद्ध और सशक्त है। अच्छा, मौखिक परंपरा। हाँ, इसमें कहानियां, लोकगीत, कहावतें, पहेलियां सब भरी पड़ी हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये ज्ञान, नैतिकता और इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे कारगर जरिया रही है। स्रोतों में कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे एक कहावत है, मांगी बकड़ी नाहोरी के भेन हो गयो। हाँ, जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। बिल्कुल, एक तरह से सांत्वना देने के लिए। या एक पहेली, हौ गोरे घर मार निकले काये केवे, मतलब 100 गोरे घर से बाहर निकले, बताओ क्या? हाँ, इसका जवाब है धुआं। धुआं, सही। तो ये कहावतें और पहेलियां उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी सोच, उनकी हाजिर जवाबी सबको दर्शाती हैं। ऐसी मौखिक परंपराएं किसी भी संस्कृति की आत्मा होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। खासकर उन समुदायों में जहां लिखने पढ़ने का चलन ऐतिहासिक रूप से कम रहा हो। ये उनकी सामूहिक बुद्धि और अनुभव का खजाना है। सही कहा। अब कुछ और चीजों पर नजर डालते हैं जो स्रोतों में मिली। हथियार भी भील पहचान का एक हिस्सा रहे हैं। हाँ। धनुष बाण यानी कमान और तीर, ये प्रमुख हैं। हाँ, धनुष या बुर और तीर, बिल्खी, ये पारंपरिक रूप से शिकार और आत्मरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और तीर भी अलग अलग तरह के होते थे। जी हाँ, लोहे की नोक, फला वाले तीर, फिर पक्षियों के शिकार के लिए फटकियां, छोटे जानवरों जैसे खरगोश वगैरह के लिए वागरू। अच्छा। और निशाना साधने का भी उनका अपना खास तरीका था, वो अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते थे। ओह, ये तो खास बात है।
धनुष बाण के अलावा गोफन का भी जिक्र है, यानी गुलेल। पत्थर फेंकने के लिए हाँ। गोफन और फालिया या धारिया जैसे तेज धार वाले लोहे के हथियार भी। ये हथियार उनके जीवन में क्या भूमिका निभाते थे? सिर्फ शिकार? नहीं, सिर्फ शिकार नहीं, ये उनके आत्मनिर्भर जीवन का प्रतीक थे। प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को दर्शाते थे और कभी-कभी बाहरी खतरों से बचाव की जरूरत को भी। इन्हें साथ रखना उनकी पहचान और जीवन शैली का हिस्सा था। स्रोत ये भी बताते हैं कि समय के साथ उन्होंने बंदूक जैसे आधुनिक हथियार भी अपनाए। अच्छा, एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प बात मिली, भीली ढाबा। ये क्या होता है? भीली ढाबा, हाँ, ये टेराकोटा से बना एक छोटा सा पूजा स्थल या मंदिर जैसा होता है। अक्सर किसी पेड़ के नीचे मिल जाएगा। टेराकोटा का? हाँ, ये उनकी आस्था की सादगी और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। यहाँ वो ढाबा बनाकर देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं। ये दिखाता है कि आस्था के लिए कोई बहुत बड़ी इमारतों की जरूरत नहीं होती। सही कहा। और अंत में आते हैं उनके सबसे बड़े और शायद सबसे मशहूर उत्सव पर, भगोरिया मेला या त्योहार। भगोरिया, हाँ, ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये भील संस्कृति का सबसे रंगीन, सबसे जीवंत उत्सव है। 7 दिनों तक चलता है? हाँ, 7 दिनों तक। होली से ठीक पहले फागुन के महीने में लगता है। इसे सरस लोक उत्सव या प्रणय पर्व भी कहते हैं। इसका नाम राजा भगोर के नाम पर पड़ा है, बताया जाता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये दाहोद और नर्मदा नदी के पास उनके शासित क्षेत्रों में शुरू हुआ था। ये उत्साह, आनंद और खासकर यौवन का प्रतीक माना जाता है। मैंने सुना है यहाँ युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने की भी आजादी होती है। हाँ, पारंपरिक रूप से भगोरिया युवाओं के लिए मिलने जुलने और अपना जीवन साथी पसंद करने का एक अहम अवसर रहा है। अच्छा। ये मेला मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार, बड़वानी जैसे कई जिलों में बहुत सी जगहों पर लगता है। और इसके 3 हिस्से भी बताए जाते हैं, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़लिया। हाँ, अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पर ये गतिविधियां होती हैं। गुलालिया में रंग खिलते हैं, गोल गधेड़ों में वो खेल होता है और उजाड़लियां मेले का आखिरी दिन होता है। ये भील समुदाय के सामाजिक ताने बाने, उनकी खुशमिजाजी और उनकी सामुदायिक भावना का एक अद्भुत प्रदर्शन है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद ये तो बिल्कुल साफ है कि भील जनजाति की संस्कृति कितनी विविध, कितनी गहरी और जीवंत है। हाँ, उनकी अपनी न्याय प्रणाली है, भान झगड़ा, अनोखी कला है, पिथौरा, गुदना, खास रीति रिवाज हैं, और भगोरिया जैसे रंगीन उत्सव। हर पहलू उनके समुदाय की मजबूती और पहचान को दिखाता है। बिल्कुल सही। और ये सब जानकर एक अहम सवाल भी मन में उठता है। क्या? कि आज के दौर में जब आधुनिकीकरण इतनी तेजी से हो रहा है, बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो भील जैसी प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियां अपनी इन अनूठी परंपराओं और पहचान को कैसे बचाए रख पा रही हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये परंपराएं बदलती दुनिया के साथ ढल रही हैं, अपना रूप बदल रही हैं, या फिर अपने मूल स्वरूप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं? ये सवाल उनकी सांस्कृतिक सहनशक्ति और भविष्य की दिशा पर सोचने को मजबूर करता है ना? ये वाकई एक गहरा विचार है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।